हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का फॉर्म भरने का समय सीमा समाप्त हो चुका है और साथ ही आज 3 मार्च हो चुका है, यानी मार्च का महीना चल दिया है। तो रेलवे एग्जामों का भी आगाज हो चुका है। तो साथ ही इस समय आरपीएफ के एग्जाम चल रही है, उसके बाद एनटीपीसी का एग्जाम होगा, फिर साथ ही आपका एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि आरआरबी के मेन वेबसाइट पे आएगा कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम साथ ही जुलाई के महीने में होने वाला है। ये आप लोग मान के चलिए। तो यहाँ से आपके पास दोस्त लगभग 3 से 4 महीने बाकी हैं। तो इन्हीं 4 महीने में साथ ही आपको जीके का 20 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना है, साइंस का 25 क्वेश्चन सही करना है और 25 क्वेश्चन मैथ का और 30 क्वेश्चन दोस्त रीजनिंग है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन साथ ही आपको 3 से 4 महीने में तैयारी करना है, वो भी साथ ही पूरे सिलेबस के साथ। तो ये सिलेबस रहेंगे और समय साथ ही केवल 90 मिनट आपको मिलेगा। तो अभी से साथ ही यदि आप तैयारी करते हैं तो इस 90 मिनट में साथ ही बिल्कुल आराम से 100 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे जीके और साथ ही साइंस मिलाकर 45 क्वेश्चन आएंगे, प्लस मैथ और रीजनिंग मिलाकर टोटल 55 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए 45 जो क्वेश्चन आएंगे साथ ही ये आप मुश्किल से 16 से 17 मिनट में हल कर सकते हैं। कैसे? यदि आप डेली के डेली जो क्लास में हम प्रश्न करवा रहे हैं साथ ही बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन, बिल्कुल एग्जाम बेस पे सवाल हो रहे हैं, तो आपके लिए डेली का डेली साथ ही सेशन बहुत लेना अनिवार्य हो चुका है अब यहाँ से, आज 3 मार्च से। तो याद रखिए। ओके दोस्त, तो आज का सेशन दमदार प्रश्नों का सेशन होने वाला है जो कि टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो सही करने का टारगेट 50 प्रश्न में से 35 होने वाला है। तो डेली का डेली आपको क्लास में टारगेट भी मिलता है कि इतने क्वेश्चन में से इतना सही करना है, क्योंकि हमें साथ ही 45 क्वेश्चन का टारगेट रखना है इस बार बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो इस बार फुल जो हम लोग का टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100 रहने वाला है। तो चलिए दोस्त, इस दमदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे चलती है और एक 11:30 AM पे और शाम को 7 PM पे। ये हमारी क्लास की साथ ही डेली आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए होने वाली है। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्त। तो देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो साथ ही सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए 1873 में हुई थी। तो पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 73 है। तो डी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साथ ही जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिए दमन और दीव की है। तो ए ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में निर्धनता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो साथ ही भारत में निर्धनता के आकलन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बताएंगे सभी साथी। तो याद रखिए हेड काउंट अनुपात का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत की 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। ये जनगणना ही टॉपिक आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में साथ ही लगभग 2 क्वेश्चन जरूर आता है इस जनगणना टॉपिक से। तो याद रखिए इसे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे आप लोग। तो भारत की 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? बताइए वो कौन सा राज्य था? तो बिहार राज्य था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोच्चि में स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च भवन के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो कोच्चि में स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च भवन के वास्तुकार कौन थे? बताइए। तो याद रखिए दोस्त पेड्रो अल्वारेज डे कैब्रल थे। तो सी ऑप्शन नाम इनका देखिए दोस्त, पेड्रो अल्वारेज डे कैब्रल थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो साथ ही कौन सा अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना से संबंधित है? तो याद रखिए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रसिद्ध उपन्यासों में से कौन सा भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? तो इनमें से साथी भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है? वो भी साथी प्रसिद्ध उपन्यास है। तो याद रखिए द डार्क रूम, द डार्क रूम जो रूम है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी? तो साथी इनमें से किसने इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है? बताएंगे सभी दोस्त। तो याद रखिए अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है दोस्त। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक एक क्वेश्चन आप एनालिसिस करेंगे कि कैसे पिछले वर्ष में सवाल आए थे और इस 2025 के जुलाई के महीने में जो एग्जाम होगी आपकी, इसमें साथ ही कैसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया? तो साथी किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? बताइए। तो साथी याद रखिएगा आप सभी लोग किस वर्ष में? तो 1564 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है? तो साथी भारत के संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताएंगे। तो अनुच्छेद 23 में किया गया। याद रखिएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। डैश वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है? तो साथी वह कौन सा दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा क्या देती है? उधार देती है। बताइए वो कौन सा दर है? तो याद रखिए दोस्त रेपो दर है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए आगे बढ़ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से साथ ही लगातार कर रहे होंगे दोस्त। एक बात याद रखिए लगातार आपको साथ ही क्लास ज्वाइन करना है, डेली का डेली साथ ही हर एक क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि समय अब देखिए अब बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। हर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, बस साथ ही आरआरबी ग्रुप डी का ही बचा है। फॉर्म फिलिंग तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है एग्जाम डेट को लेकर, लेकिन अब साथ ही इसी महीने के लास्ट में देखेंगे तो कुछ ना कुछ नोटिस आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार किस परियोजना के माध्यम से बनाया गया है? एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो भंडार है ये किस परियोजना के माध्यम से बनाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्त इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा। बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित में से कौन अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं? तो अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिए दोस्त मोरारजी देसाई हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो साथी हेलसिंकी किसकी राजधानी है? ये याद रखिए फिनलैंड की है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो साथ ही किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो साथी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है इनमें से? तो याद रखिए डोडा बेट्टा है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो इनमें से दोस्त कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? मालदीव, फिलीपींस, फिजी या पाकिस्तान? याद रखिएगा दोस्त मालदीव करता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो साथी इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है?
तो याद रखिए बोमडीला दर्रा जोड़ता है दोस्त। यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? तो साथी गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? तो याद रखिए आपका भैरवी है, कालिदास है, हरिशेड़, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। जल और स्वच्छता के मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में मान्यता दी गई थी? तो साथी जल और स्वच्छता के मानव अधिकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में मान्यता दी गई थी? तो 2010 में दी गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई थी? तो साथी विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष हुई थी ये? तो याद रखिए दोस्त 1929 में हुई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। डैश किसके हर्ष शरीर से हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है? तो साथ ही किसके हर्ष शरीर से हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है? तो याद रखिए दोस्त बाणभट्ट की। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो साथी काफ़ी इजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्त जवाहरलाल नेहरू के। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट तो एस राधा कृष्णन पे जा रहे बाल दिवस की बात कर रहा है दोस्त, तो जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिए देख, हिमाचल तो है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, लेकिन दोस्त पंजाब जो राज्य है ये गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? बताइए दोस्त प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? तो याद रखिए आर.के. नारायण थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट साथी ये किस देश के बीच स्थित है? कौन कौन देश के बीच में स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट? एक तो साथी नेपाल है और एक तिब्बत है, तो इसके बीच स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। डैश लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में गाया जाता है? तो साथी किसको लोक संगीत में महाभारत की कहानियों को गाथा गीत के रूप में गाया जाता है? तो याद रखिए पांडवानी को। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल परियोजना इन दो शहरों को जोड़ेगी, यानी दोस्त भारत की जो प्रथम हाई स्पीड रेल परियोजना है किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो याद रखिए एक तो मुंबई और अहमदाबाद शहर को। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। पुडुचेरी के लोकप्रिय लोक नृत्य का नाम बताइए। तो पुडुचेरी के लोकप्रिय लोक नृत्य का नाम बताइए सभी दोस्त। तो याद रखिए गर्दी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। दिल्ली का अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? बताएंगे सभी दोस्त। जो दिल्ली का अलाई दरवाजा है किसके द्वारा बनाया गया था? तो साथ ही याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्नलिखित में से कौन राजकुमार द्वारा दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में से जुड़ा था? तो साथ ही कौन राजकुमार दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? तो याद रखिए फ्रांकोआ बर्नियर ने साथी। कौन? फ्रांकोआ बर्नियर जुड़ा था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। जस्टिस
फातिमा बीबी का निधन किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो साथी जस्टिस फातिमा बीबी का निधन किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो याद रखिए केरल राज्य में हुआ था। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, तो बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में हुई थी। ध्यान देंगे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से तो वेद त्रयी कहलाते हैं। क्या साथी? वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो साथी महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो याद रखिए असहयोग आंदोलन था। यानी ये ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि साथी लगातार आपको क्लास इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड हम कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता दोस्त कि आपके लिए क्लास हम मिस करें। इतनी मेहनत हो रही केवल आपके ग्रुप डी के सिलेक्शन के लिए दोस्त, कि जैसा कि आप सभी को मालूम है जीके और साइंस मिलाकर दोस्त टोटल 45 क्वेश्चन है। तो यदि आप यहाँ से भी मेहनत करते हैं तो आप बहुत आराम से आती 45 क्वेश्चन में से लगभग 40 क्वेश्चन तो सही कर सकें। आप किसी भी जोन में फॉर्म भरे होंगे तो आप देखेंगे 60 से अधिक साथी किसी जोन का कट ऑफ नहीं गया होगा। इस बार इसमें आप +5 जरूर ऐड करेंगे। इस बार आपको 70+ लाने की जरूरत है। मान लीजिए 65 यहाँ पे हो रहा है जोड़ने पर, लेकिन दोस्त 70 आपको कम से कम टारगेट लेकर चलना है 100 में से। समझ सकते हैं दोस्त? तो किस तरीके की तैयारी करना है, स्ट्रेटेजी बनाइए। डेली का डेली आपका क्या शेड्यूल है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए दोस्त। ओके, तो नोटिफिकेशन आप लोग जरूर ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी? नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिए मदर टेरेसा थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साथ ही ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो साथ ही भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है बताइए। तो साथ ही जो 42वां संविधान संशोधन है ना, ये भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन है। सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो साथ ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो साथ ही याद रखिए कर्नाटक राज्य में है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्त। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो साथी कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो उड़ीसा राज्य करता है। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, बताइए नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? भारतीय क्षेत्र की बात करें 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? एक तो साथी नारकंडम है और एक बैरन है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हो? याद रखिए दोस्त भाग 4 है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए 47 नंबर। कौन सा पठार सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है? तो साथ ही कौन सा पठार सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु सिलिकॉन पठार के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन क्या आएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। निम्नलिखित में से किसे झीलों का शहर भी कहा जाता है? तो साथ ही झीलों का शहर किसे कहा जाता है?
तो झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A इनमें से किस मामले से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A किस मामले से संबंधित है दोस्त? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो साथी इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति या उपरोक्त सभी? इंद्रधनुष क्रांति, तो इंद्रधनुष क्रांति साथी श्वेत क्रांति भी है, नीली क्रांति भी है, पीली क्रांति है, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी आज का ये सेशन का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने साथी काफ़ी जल्दी सवालों को किया है और आपने बहुत जल्दी जवाब दिया है। बस ऐसे साथी कम समय इस बार हमें लेना है और 45 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करना है। 45 क्वेश्चन हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं दोस्त कि आपको इस बार 45 में पूरा 45 का लेना ही है। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इस बार में 45 में से एक भी सवाल गलत नहीं करना है, हो सकते पूरा सही करके आए। नेगेटिव मार्किंग याद रखिए दोस्त 1/3 का रहने वाला है। यदि आप 3 गलत कर दे तो एक वाला साथी 1 नंबर डायरेक्ट कटेगा। एक बात याद रखिएगा, इस बात पे भी आपको फोकस करना। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो बताइए दोस्त आज के सेशन से आप सभी का कितना स्कोर रहा 50 क्वेश्चनों में से? ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँ ये सेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से हल किया और एक एक क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए दोस्त मिलते हैं 11:30 AM पे एक और नए क्लास के साथ। तो आप लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। कोई भी आपके मन में डाउट इसमें चल रही दोस्त कि जहाँ से आप फॉर्म भरे या उसके बारे में, या कोई जोन से या आप जो इस समय फॉर्म का साथी आज तक अभी आप लोग फीस जमा कर सके, जितने स्टूडेंट फॉर्म भर दिए थे लेकिन पैसा नहीं जमा कर पाए थे, तो आज उनके पास समय है, वो आज तक फीस जमा कर सकते। यदि आप साथी आज फॉर्म जो भरे फीस नहीं जमा करेंगे तो आपका जो फॉर्म रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्त। ओके, उसके बाद दोस्त आपका 13 तारीख तक विंडो करेक्शन खुलेगा। 13 तारीख तक खुला रहेगा, 4 तारीख से खुल जाएगा, यानी कल से आपका विंडो करेक्शन जो डेट जो आपने कुछ भी मिस्टेक हुआ फॉर्म भरते समय तो उसको आप सही कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।